गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हैलोजन फैमिली की रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन फैमिली, जिसमें हमने जो हमारी हैलोजन परिवार के सदस्य हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका अलग अलग पदार्थों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है या किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये पढ़ा। और कुछ जगह पर हमने ट्रेंड्स पढ़े कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है या कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी है वो कब बढ़ती है कब घटती है। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन यानी कि फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। फ्लोरीन का जो असामान्य व्यवहार होता है, जैसे हमने बाकी फैमिलीज़ पढ़ी, इसमें आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट मेंबर होते थे, जैसे कि आप बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे तो बोरॉन का जो बिहेवियर होता है वो बाकी के अपने मेंबर्स से अलग होता था। लास्ट ईयर हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़े थे एबनॉर्मल बिहेवियर्स। ठीक उसी प्रकार से जो हैलोजन फैमिली है इसमें फ्लोरीन जो है सबसे ऊपर होता है और फ्लोरीन का जो नेचर है वो बाकी के एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से थोड़ा सा अलग होता है। और ऐसा क्यों है? इसके 3 मेन कारण हैं। और वो क्या कारण है? सबसे पहला रीज़न है स्मॉल साइज़, यानी कि फ्लोरीन का जो आकार होता है वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है। छोटा आकार इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा यौगिक नहीं बना पाता है। वैसे तो इसका जो नेचर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की होती है। लेकिन छोटे साइज़ की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में पहले से ही जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 8th इलेक्ट्रॉन जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करते रहते हैं, उसको प्रतिकर्षित करते रहते हैं, जिसके कारण फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा यौगिक नहीं बना पाता है। दूसरा अगर हम रीज़न देखें तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है पूरी पीरियोडिक टेबल का, पूरी आवर्त सारणी का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और अपने इसी नेचर की वजह से ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, यानी कि हाइड्रोजन बंध बनाता है। और इसी कारण बाकी के जो हमारे हैलाइड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब गैस फॉर्म में होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड HF जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रवित अवस्था में होता है। कारण होता है हाइड्रोजन बंधन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है इसके एबनॉर्मल बिहेवियर का वो है लैक ऑफ डी सबशेल। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, यानी कि डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। कारण मैंने बताया था, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 9 है फ्लोरीन का। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 2,7, केवल 2 ही कोश पाए जाते हैं, 2 शेल पाई जाती हैं। और उपकोश का जो हमारा संचालन है, अगर उसके हिसाब से हम देखें तो पहले कोश में सिर्फ एक उपकोश पाया जाता है, एस उपकोश, यानी फर्स्ट एनर्जी शेल में केवल एक सबशेल होता है, दैट इज एस। दूसरे एनर्जी शेल में केवल 2 सबशेल पाए जाते हैं। दूसरे ऊर्जा कोश में केवल 2 कोश हो सकते हैं, एक एस और एक पी। तो यहाँ पर केवल 2 ही ऊर्जा कोश हैं, तो यहाँ पर डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जिसके कारण क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो तो सारे क्या करते हैं? +1 से लेकर के +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर पाते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन है बेचारा वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या कर पाता है? शो कर पाता है। तो अपने इन 3 मेन रीजंस की वजह से फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने बाकी मेंबर्स से क्या होती हैं? अलग होती हैं। तो ये पॉइंट था हमारे फ्लोरीन का असंगत व्यवहार यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, जो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको देखने को मिलता है, जिनमें से एक है कि जो सिल्वर फ्लोराइड है AgF, ये जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि जल में घुलनशील होता है। बाकी जैसे आपके AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है या फिर सिल्वर आयोडाइड, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस कंडीशन में पोलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ध्रुवित अणु बनता है। और वाटर भी क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट है, एक ध्रुवित विलायक है। तो इसमें जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो अपने इस गुण के कारण, अपने इस नेचर के कारण सिल्वर फ्लोराइड जो है वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर यानी असामान्य व्यवहार के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होता है वो है क्लोरीन। क्लोरीन में आपको क्या पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए।
अगर आपने एक, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फ्लो चार्ट अगर अपने माइंड में आपने सेट कर लिया कि हमें इस टॉपिक में ये चीज़ें पढ़नी है, तो वो टॉपिक ऑलरेडी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो क्लोरीन में सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ोगे वो है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि ये जो क्लोरीन है इसके निर्माण की विधियाँ क्या हैं, कैसे हम क्लोरीन को प्राप्त कर सकते हैं। देन इसके बाद इसकी कुछ भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोरीन की, कुछ यूजेस हैं, उपयोग हैं इसके, एंड आफ्टर दैट क्लोरीन से बनने वाले कंपाउंड्स यानी कि क्लोरीन से जो यौगिक बनते हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्लोरीन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, डीकेन प्रोसेस कहा जाता है, डीकेन विधि। कल एक बच्चे ने पूछा भी था आदित्य ने, तो जब हम इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन में इसकी हिस्ट्री की। तो क्लोरीन जो है उसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था शीले। शीले ने 1774 में एक ग्रीनिश येलो इसको हरे पीले रंग की गैस के रूप में खोजा था। आप जब लेबोरेटरी में जाते हैं, HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो आपको पेल येलो या ग्रीनिश येलो कलर का दिखाई देता है। सल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे, नाइट्रिक एसिड देखेंगे, वो आपको थोड़ा सा वाइट कलर का, मतलब वाइट कलर का दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर वाइट का मतलब कलरलेस से है, यहाँ पर कोई कलर नहीं होता है सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। बट अगर आप HCl देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा ग्रीनिश येलो दिखाई देता है। उसका रीज़न होता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरीन गैस। तो जो क्लोरीन है उसे सबसे पहले शीले ने 1774 में एक हरे पीले रंग की गैस के रूप में प्राप्त किया था। वो भी कैसे प्राप्त किया था, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई थी उन्होंने HCl के साथ। इन दोनों को आपस में जब गर्म किया तो उसमें से एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस बाहर आई, और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्लोरीन रखा गया। क्लोरीन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि क्लोरीन वर्ड बना है क्लोरस से, और क्लोरस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, क्लोरीन। इसके बाद बर्थोले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस गैस को ऑक्सीम्यूरियाटिक, इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, ऑक्सीम्यूरियाटिक नाम दिया था। रीज़न है क्योंकि जो क्लोरीन गैस है ये हमारे HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन कंपोनेंट, मुख्य अवयव थी, और HCl का पुराना नाम जो था वो था म्यूरियाटिक एसिड। बहुत कम बच्चों को ये बात पता होगी कि जो हमारा HCl होता है उसका पुराना नाम म्यूरियाटिक एसिड था, म्यूरियाटिक अम्ल था, और इसमें ही क्लोरीन पाई जाती थी, इसीलिए इन्होंने क्लोरीन को नाम दिया था ऑक्सीम्यूरियाटिक। और बाद में एक साइंटिस्ट आए डेवी, इन्होंने क्लोरीन को एज एन एलिमेंट डिस्कवर किया, मतलब कि क्लोरीन गैस की डिस्कवरी पहले ही हो गई थी। किसने करी थी, शीले ने। और इसके बाद जब इसका अध्ययन किया गया, इसकी स्टडी करी गई, तब जाकर के डीवे ने क्लोरीन को जो है एज एन एलिमेंट डिस्कवर किया और इसे तत्व के रूप में मान्यता दिलाई। उपस्थिति की बात करें, अगर हम अकरेंस की बात करें, तो क्लोरीन गैस जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है नेचर में। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए आसपास के जो पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं, उनसे तुरंत क्या कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है, और इसी वजह से ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ज़्यादातर जो हम ये क्लोरीन है ये हमें क्लोराइड सॉल्ट्स के फॉर्म में, जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड हो गया, या KCl है पोटेशियम क्लोराइड, इस रूप में हमें मिलती है। इसके अलावा ये सी में जो हमारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं, समुद्र से प्राप्त कर सकते हैं हम इसे। चट्टानों में जो सॉल्ट पाए जाते हैं, रॉक सॉल्ट जो होते हैं, उनमें से इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी जब फटता है, तो उसमें से भी ये क्लोरीन जो है ये HCl गैस के रूप में बाहर आती है, हाइड्रोक्लोरिक गैस के रूप में बाहर आती है। तो ये इसके अकरेंस है, यानी कि यहाँ पर ये उपस्थित होती है। नाउ कम टू द पॉइंट, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मीन्स निर्माण। तो निर्माण में सबसे पहले हमें पढ़नी है इसकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन, यानी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि को तैयार करने का तरीका क्या होता है, आपको सबसे पहले रिएक्शन
ध्यान कर लेनी है कि लैबोरेटरी में हम किन सब्सटेंस से कोई भी सब्सटेंस बना रहे हैं, जो भी हमें पदार्थ बनाना है वो किसकी अभिक्रिया द्वारा बन रहा है। बस आपको केमिकल रिएक्शन याद रखनी है और जो एपरेटस जिस तरह से सेट होते हैं, मतलब डायग्राम जो होता है इसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन का, वो आपको ध्यान रखना है। थ्योरी आपको लर्न नहीं करनी है, रटनी नहीं होती है, आपको थ्योरी अपने आप से बनानी होती है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से आप थ्योरी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रयोगशाला विधि है वो मैंने ऊपर एक तरह से लिखी हुई है कि शीलर ने जब मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में अभिक्रिया करा के गर्म किया था, रिएक्शन करा के हीट किया था, तो उसमें से उन्हें क्लोरीन गैस मिली थी। तो पहली जो हमारी लैबोरेटरी प्रिपरेशन है वो यही है। क्या करते हैं हम, मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं MnO2 और इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl से। तो 1 मोल MnO2 2 मोल HCl से रिएक्शन करता है और यहाँ पर बनता है MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड, साथ में वाटर निकलता है और हमें प्राप्त होती है नीसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये फिर से यहाँ पर HCl गैस से रिएक्शन करती है। ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इससे रिएक्शन करती है और फॉर्मेशन करती है H2O और Cl2 का। तो अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं पूरा ऐड करके। मैंने आपको सिखाया भी है इस चीज़ को ऐड करना। देखिए ऑक्सीजन से ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो भी नीसेंट ऑक्सीजन है, नीसेंट क्लोरीन है, अगर ये एटम जो है फॉर्म हो रहे हैं तो हम कभी भी मेन रिएक्शन में इन्हें शो नहीं करते हैं। क्यों? जब आप लेबोरेटरी में रिएक्शन करने जाते हैं तो आपको कभी ये बनता हुआ दिखता तो है नहीं कि भैया ये नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, ये नीसेंट ऑक्सीजन बन रही है। ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि जैसे ही बनती है तुरंत रिएक्शन कर जाती है, इसलिए हम मेन रिएक्शन में इसको शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये नीसेंट ऑक्सीजन जो है ये कैंसिल हो गई दोनों तरफ। अगर फॉर सपोज कि किन्हीं भी दो केमिकल रिएक्शंस में ये इस तरह से जब दोनों साइड होगी और इक्वल नहीं होगी नंबर में, फॉर सपोज यहाँ पर 3 होती, यहाँ पर 1 होती, तो हम नीचे वाली केमिकल रिएक्शन को क्या करते, 3 से इंटू करते, उसके बाद इसे कैंसिल करते। अभी तो केवल 1-1 मोल है तो कैंसिल कर दिया, बाकी की रिएक्शंस जो है उन्हें ऐड करके लिख देंगे। हाँ, अगर दोनों तरफ कुछ और भी कॉमन है उसको कट कर सकते हैं तो आप कट कर देंगे। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी, MnO2 ये रिएक्ट कर रहा है, देखिए 2 + 2 HCl 4 HCl हो गए, 4 HCl के साथ, तो उधर क्या बना, MnCl2 बना। साथ में अगर आप देखें तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गए तो +2 H2O मिला हमें और साथ में मिलती है हमें क्लोरीन गैस। तो ये बैलेंस रिएक्शन हमारी निकल करके सामने आती है। ये है हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो यहाँ पर डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया हुआ है और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में नीचे यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऊपर इसमें थिसल फनल लिया हुआ है। थिसल फनल में से कंसनट्रेट HCl यानी कि सांद्र HCl जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आता है। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो थिसल फनल का जो पाइप है वो पूरी तरह से इस मिक्सचर में डूबा हुआ होना चाहिए। जो कंसनट्रेट HCl यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए। रीज़न क्या है, अगर ये डूबा हुआ नहीं होगा तो जो MnO2 और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे, उनसे जो गैस बाहर निकल के आएगी वो गैस कहाँ जानी चाहिए, सिर्फ इधर से बाहर निकल के इस पाइप के थ्रू यहाँ जानी चाहिए थी, बट वो गैस इस पाइप के साथ साथ इस थिसल फनल में भी एंटर कर जाएगी और बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये जो थिसल फनल का पाइप है ये इस लिक्विड में पूरी तरह से क्या होना चाहिए, डूबा होना हुआ चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया और इसमें एक थिसल फनल अटैच्ड है। राउंड बॉटम फ्लास्क में नीचे हमने MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया हुआ है और ऊपर थिसल फनल से धीरे धीरे सांद्र HCl जो है वो नीचे गिराते हैं। और यहाँ पर बर्नर जो लिया हुआ है उससे हम इस मिक्सचर को, इस मिश्रण को गर्म करना प्रारंभ करते हैं, यानी कि हीट करना स्टार्ट करते हैं। जब ये हीट होगा तो रिएक्शन होगी MnO2 और HCl के बीच में और क्लोरीन गैस जो है वो फॉर्म होगी। तो जो हमारी क्लोरीन गैस फॉर्म होती है वो यहाँ पर इस पाइप के थ्रू आगे भेज दी जाती है साफ़ होने के लिए, क्योंकि क्लोरीन गैस के साथ साथ कुछ मात्रा में जो HCl है वो भी गैस के रूप में बाहर निकलने लगता है। क्यों, आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, नीचे से गर्म कर रहे हो, तो जो HCl है वो भी गर्म होकर के क्या होता है, गैस के फॉर्म में यहाँ पर आगे बढ़ जाता है। तो जो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो Cl2 गैस प्राप्त हुई हमें, यहाँ पर जो Cl2 गैस मिली, इसको सबसे पहले एक बीकर से पास कराएंगे जिसमें हमने पानी रखा हुआ है। तो पानी क्या करेगा, Cl2 में जो HCl गैस का मिश्रण साथ में आ गया है उस HCl गैस को अपने में डिज़ोल्व कर लेगा। तो जो HCl गैस है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी और हमें Cl2 हमारी मिल जाएगी। लेकिन अब ये जो Cl2 है, क्योंकि हमने इसको पानी से पास करा दिया तो इसमें नमी आ जाएगी। तो नमी को दूर करने के लिए, यानी मॉइस्चर को दूर करने के लिए हमने इस गैस को पास करा दिया कंसनट्रेट H2SO4 से।
तो कंसनट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, एक एनहाइड्रस सब्सटेंस है, यानी कि एक निर्जलीकारक है, वो यहाँ पर क्लोरीन गैस में जो नमी आ गई है पानी से पास करने पर, उस नमी को अवशोषित कर लेगा, उस मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेगा और हमें शुष्क Cl2 जो सूखी हुई या ड्राई जो Cl2 गैस है, क्लोरीन गैस है, उसको यहाँ पर हम प्राप्त कर लेंगे। किस विधि के द्वारा? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऊपरमुखी विस्थापन के द्वारा। यहाँ पर इस तरह से हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों पाइप भी क्या है, पूरी तरह से लिक्विड में डिप किए हुए हैं, डूबे हुए हैं। कारण वही है कि जब गैस बाहर निकले तो सिर्फ एक पाइप से ही आगे बढ़े, दोनों पाइप में ना एंटर कर जाए। इसको रोकने के लिए हम पाइप्स को क्या करते हैं, डिप, एक पाइप को डिप करके रखते हैं। तो ये थी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहली प्रयोगशाला विधि है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है डायग्राम के साथ। इसके बाद कुछ सावधानियाँ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली सावधानी है कि फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करना है। जो आपका आप फ्लास्क देख रहे हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको आपको स्लोली हीट करना है। कारण क्योंकि आपने इसमें HCl लिया हुआ है, वो भी कंसनट्रेट सांद्र HCl, जो पहले से ही गर्म होता है। आपने ज़्यादा एक साथ गर्म किया तो आपका जो फ्लास्क है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि थिसल फनल का जो बॉटम पार्ट है, निचला भाग है, वो HCl में डूबा रहना चाहिए, अन्यथा गैस जो है वो फनल में से बाहर निकल जाएगी। तो ये थी हमारी पहली लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब इसके बाद एक और लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, सेकेंड प्रयोगशाला विधि, देखते हैं। इसकी दूसरी प्रयोगशाला विधि में जो क्लोरीन गैस है उसे हम KMnO4 या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा करके भी क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर KMnO4 है, HCl से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर ये बनाएगा KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, साथ में MnCl2 प्राप्त होता है हमें 2 मोल, वाटर मिलता है 3H2O और मिलते हैं हमें 5 नीसेंट ऑक्सीजन। ये 5 जो नीसेंट ऑक्सीजन है यही जा करके HCl से रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर 2 HCl हमने ले लिए प्लस 2 HCl मोल के लिए 1 नीसेंट ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा H2O प्लस Cl2। अब इसको हमें बैलेंस करके लिखना है। तो फिर मैंने भी बताया था कि यहाँ पर कितने हैं, 5 नीसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ 1 यूज़ हो रहा है। तो पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए इस नीचे वाली रिएक्शन को क्या करेंगे, 5 से इंटू करेंगे। तो जैसे आप पूरी रिएक्शन में 5 से इंटू करोगे तो अब ये कितने हो जाएंगे, 5। तो ये 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, देखिए KMnO4, साथ में 6 HCl ऊपर थे और नीचे कितने हैं, 2 HCl। तो 5 2 ज़ा 10, तो टोटल HCl कितने हो गए, 16 HCl, 16 हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स। यहाँ पर ये 2 KCl है, साथ में 2 MnCl2 है प्लस, अब देखिए H2O, 3 H2O ऊपर है और 5 H2O नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 8 H2O मिल जाएंगे और यहाँ पर 5 Cl2 के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी सेकेंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी आप डायग्राम देख लीजिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन का। ये यहाँ पर हमने इस बार जो राउंड बॉटम फ्लास्क लिया वो नीचे से कैसा होना चाहिए, चपटा होना चाहिए। इसको हमें हीट नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें कंसनट्रेट HCl लेना है और पोटेशियम परमैंगनेट ले लेना है। तो ये रिएक्शन अपने आप होती है, इसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, सामान्य ताप पर हो जाती है। तो जब यहाँ पर ये रिएक्शन होगी तो देखिए इसमें से Cl2 गैस बाहर आएगी। फिर वही चीज़ जो Cl2 गैस है उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बाहर आ जाती है गैस के फॉर्म में। तो उसे सबसे पहले हम पानी से पास कराएंगे ताकि HCl गैस पानी में घुल करके जो क्लोरीन है वो साफ़ हो जाए। फिर ये Cl2 गैस क्योंकि पानी से पास हुई है, वाटर से पास हुई है, तो इसमें नमी आ गई है। तो उस नमी को दूर करने के लिए हमने इसको कंसनट्रेट H2SO4 से पास कराया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। उसने नमी को अवशोषित कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और हमें ड्राई Cl2 शुष्क क्लोरीन गैस जो है वो प्राप्त हो गई। तो ये थी हमारी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें जो सावधानी बरतनी है वो यही है कि यहाँ पर जो ऊपर से आप HCl डाल रहे हो उसे धीरे धीरे डालना है, अदरवाइज़ एक साथ बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट एसिड अगर नीचे चला गया तो जो फ्लास्क है वो फट भी सकता है। और ये रिएक्शन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए आपको रिएक्टेंट्स को हीट नहीं करना है, क्योंकि ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपने इसको यहाँ पर हीट किया तो ये रिएक्शन जो है वो धीमी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर
अभिकारकों को गर्म नहीं करना है। ये है हमारी रिएक्शन। जिस तरह से यहाँ पर KMnO4 की रिएक्शन मैंने आपको बताई, आप K2Cr2O7 के साथ भी रिएक्शन कराकर Cl2 गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन दोनों खत्म होती हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, यानी कि औद्योगिक निर्माण विधि। औद्योगिक निर्माण में सबसे पहले हमें पढ़ना है डीकैन प्रोसेस। तो ये जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है डीकैन विधि यानी कि डीकैन प्रोसेस, इसको हम कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है बेटा, वर्क कंप्लीट करके अपना कॉपी करेक्शन करवा लीजिए। अदरवाइज़ आपको जो 10 मार्क्स मिलने हैं कॉपी करेक्शन के, उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और जो भी टॉपिक टेस्ट में आ रहे हैं उसमें अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।